हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आईएएस पीएससी सॉल्यूशन में। तो देखिए, जेपीएससी के लिए लगातार मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो झारखंड आंदोलन में जनजातियों को हम लोग देख रहे हैं। तो 32 जनजातियों में मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ रखा है। कल एक लास्ट हमारा वीडियो आएगा इसके ऊपर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कोरवा, बिंझिया, असुर, सबर और खोंड जनजाति के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे जहां से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जेपीएससी के स्टूडेंट थोड़े कम है इस चैनल पे। तो थोड़ा सा आपसे हेल्प ये चाहिए कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम जेपीएससी के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। ठीक है, कोरवा जनजाति के बारे में बेसिक सारा कुछ जानते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले इनकी जनसंख्या कितनी है। झारखंड में अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या कितनी है। तो इनकी कुल जनसंख्या है 35,606। 35,606 कुल जनसंख्या है, जिसमें ग्रामीण आबादी की बात करें तो 35,037 और 569 शहरी। मतलब कहने का ये कि बहुत ही कम लोग हैं कोरवा जनजाति में जो शहरों में निवास करते हैं, और ज्यादातर मैक्सिमम ऐसी जनजाति है कोरवा जनजाति जो गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो बहुत ही कम आबादी हम देख सकते हैं इनकी, बहुत ही कम आबादी है इनकी, है ना। अब अगर बात करें कि तो ये रहते कहाँ है झारखंड में, मतलब कि इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है झारखंड में, निवास स्थान कहाँ पर है झारखंड में। तो पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला। पलामू जिला, गढ़वा, लातेहार और गुमला। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। वैसे भी मैं मैप कई बार आप लोगों को करा चुका हूं। तो देखिए, यहां पर है पलामू, देख सकते हैं। इसके बाद है गढ़वा, यहां पर है लातेहार और ये है गुमला। ठीक है, तो यहां जो है ये जनजाति निवास करती है। यहां पर ये है लोहरदगा। तो इस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है और ये आता है पलामू डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ये सभी जिले लगभग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इनकी साक्षरता कितनी है, मतलब कि कितने ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो बहुत ही कम साक्षरता है इनकी, 37.9% इनकी मात्र साक्षरता है, लिटरेसी रेट है। मात्र और मात्र लगभग अगर बात करें तो 38%, लेकिन डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 37.9%। अब इनकी कुछ उपजातियां हैं, मतलब कि इनको भी कुछ उपजातियों में डिवाइड किया गया है, जैसे पहाड़ी कोरवा और डीहा या डिहारिया कोरवा। दो उपजातियों में ये कोरवा जनजाति को बांटा गया है। एक है पहाड़ी कोरवा और एक है डीहा या डिहरिया कोरवा। इसके बारे में मैं आप लोगों को जैसे डी बताया था, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि डी किसको कहा जाता है। जैसे एक हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है झारखंड में, गिरिडीह। तो डी जो है, डी का क्या अर्थ होता है, या कई ऐसे गांव हैं झारखंड में जिनके अंत में डीह लगा होता है। उस डीह का मतलब पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, किस जनजाति से संबंधित है वो आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में मैं आपसे कई प्रश्न पूछता हूं लेकिन बहुत ही कम जवाब मिलता है, तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए। अब इनकी जो पंचायत है, जहां पर फैसला होता है, कोई निर्णय लेने होते हैं, तो उस पंचायत को ये लोग बोलते हैं मयारी। बस शब्दों को ही याद रखना है, पंचायत को ये मयारी बोलते हैं। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है सिंहबोंगा। जैसा कि मुंडा जनजाति में हमने देखा था कि मुंडाओं के प्रमुख जो देवता हैं वो है सिंहबोंगा। तो इनके भी प्रमुख देवता, कोरवा जनजाति के भी प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये दूसरे जगह से, जैसे बिहार का जो क्षेत्र है उस जगह से भी ये लोग आए थे कोरबा जनजाति वाले, और फिर यहाँ से झारखंड से ये मध्य प्रदेश की ओर चले गए। और इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी है, मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी जनसंख्या है कोरबा जनजाति की। कोरबा एक क्षेत्र ही है छत्तीसगढ़ में। आप अगर देखेंगे तो कोरबा शायद एक डिस्ट्रिक्ट, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक जगह है और इन्हीं जनजातियों के नाम पर उस क्षेत्र का नाम कोरबा क्षेत्र जो है वो रखा गया है। ठीक है, अब इनके जो पुजारी हैं, जैसे पंचायत गांव के जो पुजारी होते हैं उनको बैगा कहा जाता है। ठीक है, पुजारी को बैगा कहा जाता है। और ये जो है, एक चीज और याद रखना है कि इनके जो प्रमुख देवता हैं सिंहबोंगा, इनको ये भगवान भी कहते हैं। ठीक है,
इनको ये भगवान भी कहते हैं। त्योहार की अगर बात करें तो इनका जो मुख्य त्योहार है वो है कर्मा, ठीक है। और ये सांप की भी पूजा करते हैं, सर्प पूजा, ठीक है। सांपों की भी ये पूजा करते हैं, सर्प पूजा करते हैं, और इनमें जो है सांपों की पूजा भी काफी प्रचलित है। चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं बिंझिया जनजाति के ऊपर, थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे, ज्यादा जो है वो इन सब जनजातियों के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जनसंख्या इनकी कम है, क्वेश्चन भी इनसे बहुत ही कम आता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि झारखंड में कितने लोग ये रह रहे हैं, तो मात्र और मात्र 14,404 जनसंख्या इनकी 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें ग्रामीण आबादी की बात करें तो 14,209 और शहरों में मात्र 195 संख्या जो है वो निवास करती है। शहरी आबादी इनकी 195 है। साक्षरता की अगर बात करें तो पीछे जो हमने देखा कोरबा जनजाति, उनसे काफी अच्छी लिटरेसी रेट है, इनकी साक्षरता दर है 56.3% इनकी साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। निवास स्थान की अगर बात की जाए कि ये झारखंड में आखिर रहते कहां पर हैं, तो झारखंड में रांची और सिमडेगा जिले में ये निवास करते हैं। तो मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रांची और सिमडेगा है कहां पे। थोड़ा सा मैं दूसरा कलर लेता हूं। देखिए ये है रांची, ठीक है, ये रांची है, और बिल्कुल दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ये है सिमडेगा, ठीक है, रांची और सिमडेगा। तो रांची और सिमडेगा क्षेत्र में ये बिंझिया जनजाति जो है वो निवास करती है, याद रखना है। अब ये अपने आप को क्या बोलते हैं, स्वयं को ये विंध्यवासी भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये अपने आप को बिंझिया जो जनजाति है अपने आप को क्या बोलते हैं, ये भी आराम से आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बिंझिया और विंध्य, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि अपने आप को विंध्यवासी भी बोलते हैं। भाषा की बात की जाए कि इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है सदानी, ठीक है, इनकी भाषा सदानी है, और इनकी मुख्य जो पेशा है वो है कृषि, खेतीबाड़ी का कार्य ये करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो जनजाति है ये काफी महत्वपूर्ण है, असुर जनजाति। देखिए असुर जनजाति के बारे में पहले भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता चुका हूं कि असुर जो जनजाति है, जब हम लोग स्टार्टिंग में जनजातियों के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि ये जनजाति झारखंड में आए कहां से, उस समय जब प्रजाति, जनजाति या मानव का ही जब विकास हो रहा था, ठीक है, हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, उसी में हमने पढ़ा कि जब मानव का विकास हो गया था तो एक जनजाति निवास करती थी, उसका नाम था असुर जनजाति, और ये काम करते थे लोहे गलाने का, ठीक है, लोहे गलाने का। जैसे सदान भी हमने पढ़ा, झारखंड के सदानों को भी पढ़ा, तो उसमें भी इनके बारे में चर्चा आई थी, असुरों के बारे में चर्चा आई थी कि असुर जो है वो लोहे गलाने का काम करते थे, या लोहे के हथियार, लोहे के औजार, सारा कुछ ये बनाते थे। उसमें भी हमने ये देखा था कि आखिर ये इतना लोहा कहां पर एक्सपोर्ट करते थे, अगर बनाते थे तो बेचते कहां पे थे, किसके लिए बनाते थे, तो ये सदानों के लिए ही बनाते थे। सदान हमने पढ़ा है कि जो गैर जनजाति है, मतलब कि जो आदिवासी नहीं है झारखंड में, उसको हमने सदान कहा था, ठीक है। तो असुर की अगर बात करें तो जनसंख्या वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 22,459 है, ठीक है, 22,459 कुल जनसंख्या है, जिसमें ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो 21,351 और शहरी की बात की जाए तो 1,108 इनकी कुल जनसंख्या है शहरों में। साक्षरता दृष्टि से देखा जाए कि ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट इनका कितना है, तो मात्र और मात्र 46.9% ही लोग जो है वो साक्षर हैं, इनकी साक्षरता दर है। अब बात आती है एक चीज, असुरों के बारे में हम लोग बहुत प्राचीन से पढ़ते आ रहे हैं। जब मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि पाषाण काल से ही, हम पाषाण काल के बाद जब मानव डेवलप कर गया था, तो जब हम लोहे से परिचित हो गए थे, और भारत में आपको पता होना चाहिए कि लोहा जो है, लोहे से हम कब परिचित हुए थे, वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद जिस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ वो वैदिक काल कहलाता है, और ऋग्वेद का निर्माण पूरा हो गया उसके बाद जो है जो काल आता है उसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं।
उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को लोहा मिला था। इससे पहले जो है वो हम सिर्फ तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो उस समय यही जो जनजाति है वो लोहे गलाने का काम करती है। अब उस समय चूंकि ये जनजाति थे और ऋग्वेद का भी निर्माण हो रहा था, मतलब कि वेद का भी निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये होंगे और ये कुछ काम अगर कर रहे होंगे तो इनका भी उल्लेख जरूर होगा, है ना। कई वेदों का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय, तो ये जो है ऋग्वेद में इनको क्या कहा गया, ठीक है, ऋग्वेद में इनको नासह कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में असुरों को अनासह, नासा नहीं, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको मिटाता हूं, अनासह कहा गया, अनासह कहा गया, मतलब कि चिपटी नाक वाले, नाक जो है इनका ऐसा चपटा रहेगा तो उनको क्या कहा गया, अनासह कहा गया, ठीक है। अव्रत, अव्रत कहने का मतलब कि भिन्न आचरण वाले, ठीक है, अलग आचरण वाले, उनको अव्रत कहा गया ऋग्वेद में। आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति है जिसको ऋग्वेद में अव्रत कहा गया, यह निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसको ऋग्वेद में अनासह कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सब जो है इनके लिए, असुरों के लिए ही ये सब शब्द इस्तेमाल हुए हैं, और इस शब्द का मतलब क्या है ये भी याद रखना है। इसके बाद है मृदवाच, मृदवाच इसका मतलब हुआ अस्पष्ट बोलने वाले, मतलब कि जो साफ साफ नहीं बोलते हैं, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट जो है वो नहीं बोलते हैं, अस्पष्ट बोलने वाले को मृदवाच कहा गया, ठीक है। आयसी और सुदृढ़, लोह दुर्ग व अटूट दुर्ग निवासी, ठीक है। दुर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग का मतलब होता है किला, ठीक है। लोह का दुर्ग मतलब कि लोहे का दुर्ग, और अटूट का मतलब होता है नहीं टूटने वाला दुर्ग, ठीक है। तो इस दुर्ग में जो निवास करने वाले लोग होंगे, मतलब कि इनका घर थोड़ा सा मजबूत होगा या लोहे का होगा, तो इसलिए इनके लिए ऐसी और सुदृढ़ शब्द इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, इतना आपको याद रखना है। प्रजातीय दृष्टि से अगर देखें तो मैक्सिमम हमने देखा कि जो जनजातियां हैं वो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायत से ही संबंधित हैं, और भाषा ज्यादा से ज्यादा जो जनजाति हैं उनकी जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषा है। निवास स्थान की अगर बात करें कि ये झारखंड में आखिर रहते कहां कहां पर हैं, तो गुमला, लोहरदग्गा और लातेहार, लातेहार, गुमला और लोहरदग्गा में ये निवास करते हैं। ये देखिए यहां पर है लातेहार, ये है लोहरदग्गा और ये है गुमला, ठीक है। तो इतने क्षेत्रों में, ठीक है, इतने क्षेत्रों में ये निवास करती है जनजाति, याद रखना है, यहां पर ये निवास करती है। अब अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है असुरी, ठीक है, इनकी भाषा असुरी भाषा है। और यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। यह जो भाषा है असुरी भाषा, यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आने वाली भाषा है। और इनके बारे में हम जान चुके हैं कि आदि काल में, प्राचीन समय में ये लौह कर्मी थे, लोहे का निर्माण करते थे। ऐसा नहीं है कि लोहे का निर्माण करते थे, लोहे का रूप चेंज करते थे, लोहे का रूप बदलते थे। लोहे से मतलब कि लोहे के अस्पों को ये गला करके और उससे औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे और कृषि भी करते थे ये, ठीक है। अब इनको भी हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया है। इनको भी हमने अगर देखें तो 3 उपजातियों में इनको भी बांटा गया है, बीर, बिरजिया और अगारिया में इनको बांटा गया है। पेशा जो है इनकी परंपरागत पेशा, वो लौह अयस्कों को गलाकर लोहा प्राप्त करना इनकी मुख्य पेशा है, ठीक है। तो इनको हमने 3 उपजातियों में डिवाइड किया है, बीर, बिरजिया और अगारिया, 3 उपजातियों में डिवाइड किया है। गोत्र की बात करें तो इनकी जो गोत्र है वो है पारस, ठीक है, इनकी गोत्र पारस है। अब यहाँ पे अविवाहित वास स्थान जो है वो गितियोड़ा कहा जाता है, गितियोड़ा। देखिए मैं थोड़ा सा इन सब में फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि पहले सारा कुछ बताया गया है। गितियोड़ा भी बता चुका हूँ कि और भी जो जनजाति है उसमें गितियोड़ा का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ।
तो जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग से जो सिलेबस है जेपीएससी का, स्टार्टिंग से एक एक वीडियो बनाया गया है, सबको पहले देखिए और सीक्वेंस में देखिए तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। अब इनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता को सिंगबोंगा कहा गया, जैसा कि और जनजातियों में हमने देखा, मुंडा जनजाति, इन सभी जनजातियों में हमने देखा। इनका जो मुख्य पर्व है, त्योहार जो है, वो है सोहराई, सरहुल, फगुआ, कथडेली, सरही कुतसी और नवाखानी। ये सब इनका मुख्य त्योहार है, मुख्य पर्व है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगली जो जनजाति है वह है सबर जनजाति। ठीक है, सबर जनजाति की बात करें तो इनकी साक्षरता मात्र और मात्र 33.7% है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 33.7% इनकी मात्र जनसंख्या है और साक्षरता दर है। प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के अंतर्गत आने वाली जनजाति है और ये रहते कहां पर है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम कहां है, बिल्कुल दक्षिण में। देखिए दक्षिण झारखंड जो है यहाँ पर है वेस्ट सिंहभूम और यहाँ पर है ईस्ट सिंहभूम। तो ये इसी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, सबर जनजाति निवास करती है। भाषा की अगर बात करें तो उड़िया, बांग्ला और हिंदी। ठीक है, उड़िया, बांग्ला और हिंदी इनकी मुख्य भाषा है और आर्थिक जीवन मजदूरी और वनों के फल फूल पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि ये इनकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जीवन है, वो किस पे डिपेंड है, तो ये मजदूरी करते हैं। ठीक है, ये जो जनजाति है मजदूरी करती हैं। वनों के जो उत्पाद हैं, चाहे फल फूल, लकड़ी, ये सब जो है उन पर आधारित इनका आर्थिक जीवन है। लकड़ी लाते हैं, लकड़ी को बेचते हैं, उससे कोयला बनाते हैं, यहाँ से जो फल फूल ये सब मिलता है उसको जो है वो सेल करते हैं। तो इनकी जो जीवन है वो यापन होती है। इनके पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं प्रधान। पंचायत प्रमुख को प्रधान कहते हैं। मुख्य पेशा है खेती और मजदूरी करना, कृषि करना और मजदूरी करना इनकी मुख्य पेशा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद है खोंड जनजाति। जनसंख्या अगर देखें तो मात्र बहुत ही कम 221 जनसंख्या है। साक्षरता 62.4% है। 221 जनसंख्या में से अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है, अगर बात की जाए तो 130 के आसपास लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। 130 लोग लगभग पढ़े लिखे हैं 221 में से, मतलब कि 62.4%। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने, अगर इतनी ही जनसंख्या 221 ही तो 62% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, साक्षरता है इनकी, है ना। भाषा की बात की जाए तो कोंधी इनकी भाषा है। ठीक है, निवास स्थल संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल। मतलब कि सभी क्षेत्रों में है, बहुत ही कम जनसंख्या में 221 ही जनसंख्या है, लेकिन सभी क्षेत्रों में 2-2 लोग हैं, है ना, 2-4 लोग जो है हर क्षेत्र में है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि संथाल परगना जो डिवीजन है वहां पे बात की जा रही है। ठीक है, संथाल परगना में उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में भी है ये। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन में भी है, कोल्हान क्षेत्र में भी है और पलामू प्रमंडल में भी है। देखिए यह है संथाल परगना, है ना, ये संथाल परगना क्षेत्र यहाँ पे भी है। ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन है, पलामू डिवीजन है, दक्षिणी छोटा नागपुर है और कोल्हान। मतलब कि पूरे झारखंड में 224 लोग हैं और पूरे झारखंड में ये निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो इनकी जो पेशा है, मुख्य पेशा वो क्या है, तो ये भी खेती करते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और मजदूरी भी करते हैं ये। ठीक है, इनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वो है भगवान सूर्य, सूर्य देवता। और भगवान सूर्य को ये बोलते हैं बेलापुन, याद रखिएगा, बेलापुन कहा जाता है। देखिए ऐसे शब्दों को ही याद रखना है। प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा आपके जेपीएससी एग्जाम में कि खोंड जनजाति या निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपने भगवान सूर्य देवता को बेलापुन कहते हैं, या खोंड जनजाति अपने सर्वश्रेष्ठ देवता को
क्या बोलती है, तो बेलापुन बोलते हैं। और बेलापुन कौन है, सूर्य देवता को ही बोला जाता है। अगर हम लोग ग्राम संगठन या मुखिया की बात करें, तो जो ग्राम का मुखिया होता है, ठीक है, संगठन का जो मुखिया होता है वो गौटिया कहलाता है, याद रखिएगा, गौटिया उसको कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख त्योहार हैं वो हैं नवानंद, सरहुल, कर्मा, सोहराई, दीपावली, दशहरा, फागु, रामनवमी, ये सब इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो आज इतना ही, और बहुत जल्द हमने खत्म कर दिया है आज, क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सबके बारे में। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो, और एक ही साथ आप लोगों को सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस चैनल पे, लेकिन जेपीएससी के कम हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।